भारतीय दंड संहिता के अध्याय 9 की धारा 125 से 128 तक में की गई यह एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। पूर्णविराम इसका मुख्य उद्देश्य ऐसी पत्नी, अल्पविराम माता पिता एवं अवयस्क संतान के लिए भरण पोषण की व्यवस्था करना है जो अपना भरण पोषण स्वयं कर सकने में असमर्थ हैं, जिनका भरण पोषण करने में किसी व्यक्ति से उपेक्षा की है एवं जो इनका भरण पोषण करने के लिए सक्षम हैं, अर्थात पर्याप्त साधन रखता है। पूर्णविराम यह सभी बातें साबित हो जाने पर न्यायाधीश द्वारा पत्नी की दशा में पति को, अल्पविराम संतान की दशा में पिता को एवं माता पिता की दशा में पुत्र को प्रति माह 500 रुपए की राशि संदाय करने का आदेश पारित किया जा सकता है। पूर्णविराम प्राचीन अनावेदक गण की ओर से आवेदन पत्र का जवाब संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए आवेदन पत्र में लिखे समस्त तथ्य को असत्य एवं झूठा होना व्यक्त किया है। पूर्णविराम आवेदक द्वारा बीमारी का कारण बताया जा रहा है और वह पूर्ण रूप से झूठ है। पूर्णविराम आवेदन के समर्थन में आवेदक द्वारा कोई उचित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। पूर्णविराम आवेदक के अधिवक्ता द्वारा उक्त दिनांक को पूरे न्यायालयीन समय में एक बार भी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई थी। पूर्णविराम प्रकरण के निरस्त होने की जानकारी अधिवक्ता को कब हुई इसका भी आवेदन में कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया है और न ही कोई शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। पूर्णविराम अतः आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वतः निरस्त किया जाए। पूर्णविराम इस नियम में पत्नी निम्नलिखित दशाओं में अपने भरण पोषण का अधिकार खो देती है तथा वह तलाक की दशा में रह रही है। इस पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इनकार कर दे अथवा वे पारस्परिक संपत्ति से पृथक रह रहे हों, लेकिन यदि पति ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दे जिससे पत्नी को विवश होकर अपने पति से अलग रहना पड़े तो पत्नी का भरण पोषण का अधिकार समाप्त नहीं होता है, चाहे वह किसी भी धर्म अथवा समुदाय की क्यों न हो। पूर्णविराम प्रस्तुत मामले में वादी की ओर से विद्वान लोक अभियोजक ने व्यक्त किया है कि अभियुक्त गण द्वारा आपराधिक षड्यंत्र के अग्रसरण में बैंक को छल कारित करते हुए लगभग 12 करोड़ रुपए की वित्तीय हानि कारित की है। पूर्णविराम इसलिए उक्त राशि को दृष्टिगत रखते हुए अधिकतम दंड एवं अधिक से अधिक अर्थदंड से दंडित किए जाने की प्रार्थना की गई है। पूर्णविराम अतः मामले में वादी को 2 वर्ष का सश्रम कठोर कारावास दिया जाता है और साथ ही 10,000 रुपए की अर्थदंड से भी अधिरोपित किया जाता है। पूर्णविराम स्टॉप। प्रस्तुत प्रकरण में निगरानीकर्ता की ओर से अपनी याचिका के आधारों के रूप में औचित्य और यह परिभाषा के विपरीत अनुसंलग्न पत्रिका में और पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व कानूनों के सिद्धांतों के विपरीत होने
अल्पविराम आदेश और बहस किए जाने के बाद पत्रावली आदेश में नियत अवधि तक फैसला दिए बिना प्रकरण को निरस्त किया जाना विधि व नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। पूर्णविराम। इस दौरान बहस निगरानी कर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्यतया निगरानी याचिका के तथ्यों को ही उठाया गया है और अपने तर्कों के समर्थन में न्यायालय का ध्यान निगरानी याचिका के समर्थन में स्वयं की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। पूर्णविराम। दूसरी ओर गैर निगरानी कर्ता राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक द्वारा आदेश पूर्णतया पत्रावली पर मौजूद तथ्यों के आलोक में एवं विधि सम्मत होने का तर्क उठाते हुए निगरानी याचिका खारिज करने का निवेदन किया गया है। पूर्णविराम। उभय पक्षों को सुनने के पश्चात प्रकरण से संबंधित तथ्यों का अवलोकन करें तो यह स्थिति पूर्णतया स्पष्ट हो जाती है कि निगरानी कर्ता परिवादिया द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 499 अल्पविराम 501 भारतीय दंड संहिता में परिवाद प्रस्तुत किया गया था, जिसमें परिवादिया की ओर से स्वयं की साक्ष्य प्रस्तुत की गई एवं यह उक्त दिनांक को विचारण न्यायालय द्वारा बहस सुनी जाकर पत्रावली के वास्ते आदेश दिनांक में नियत की गई दिनांक को परिवादी पक्ष उपस्थित नहीं हुआ और विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उचित आदेश उक्त दिनांक को आक्षेपित आदेश प्रसारित करते हुए परिवादी एवं उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति पर परिवादिया के परिवाद को अदम उपस्थिति अदम पैरवी में खारिज किया गया। पूर्णविराम। इस प्रकार विचारण न्यायालय की आदेशिकाओं से यह स्थिति पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि प्रकरण में परिवादी पक्ष की ओर से परिवाद प्रस्तुत करने के पश्चात अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए प्रासंज्ञान बहस पूर्ण कर दी गई थी और न्यायालय को आदेश प्रसारित करना था। पूर्णविराम। अतः प्रासंज्ञान बहस के पश्चात आगामी तिथियों पर परिवादी पक्ष की उपस्थिति आवश्यक नहीं थी। पूर्णविराम। धारा 256 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानानुसार समन मामलों के विचारण के समय परिवाद पर समन जारी कर दिया गया हो
और अभियुक्त को हाजिर होने के लिए नियत दिन या उसके किसी दिन जिसके लिए सुनवाई स्थगित की जाती है। पूर्णविराम प्रकरण में आई साक्ष्य से यह कहीं भी दर्शित नहीं होता है कि उक्त अपराध में अभियुक्त ने कोई अपराध कारित किया है। पूर्णविराम अतः प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 अल्पविराम 501 की उपधारा 2 और 3 के आरोप से दोष मुक्त किया जाता है। पूर्णविराम स्टॉप। वेलकम टू गौतम स्टेनो। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। अपीलार्थी द्वारा अपील में यह आधार लिया गया है कि आलोच्य निर्णयानुसार अपीलार्थी अभियुक्त के विरुद्ध उक्त धाराओं में की गई दोष सिद्धि साक्ष्य तथ्यों एवं विधि के विरुद्ध होने से अपास्त किए जाने योग्य है। पूर्णविराम मुख्य घटना के संबंध में साक्षियों के कथनों में महत्वपूर्ण विरोधाभास होने पर भी साक्ष्य के विपरीत दोष सिद्धि का निष्कर्ष निकालने में त्रुटि की है। पूर्णविराम स्वयं आहत एवं चक्षुदर्शी साक्षी 2 के कथनों से अभियोजन का मामला प्रमाणित नहीं हुआ है। पूर्णविराम अपीलार्थी अभियुक्त द्वारा उतावलेपन एवं उपेक्षा से वाहन चलाया जाना भी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं हुआ है। पूर्णविराम दुर्घटना स्थल पर मोड़ होने तथा प्रश्नगत वाहन की गति भी कम होने के तथ्यों पर विचारण न्यायालय ने उचित रूप से विचार नहीं किया है। पूर्णविराम इसलिए उक्त समस्त आधारों पर अपीलार्थी अभियुक्त ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय के निष्कर्ष व उसके अनुसार की गई दोष सिद्धि व दंडादेश को अपास्त कर यह दांडिक अपील स्वीकार कर अपीलार्थी अभियुक्त को धारा 282 भारतीय दंड संहिता के आरोपित अपराध से दोष मुक्त करने का निवेदन किया गया है। पूर्णविराम पैचेंज। आज के समय में लोग जितना बाहर से आत्मविश्वास से भरे दिखते हैं, अल्पविराम जरूरी नहीं है कि वे अंदर से भी उतना हो। पूर्णविराम प्रायः वे अंदर से कम ही होते हैं। पूर्णविराम अधिकांशतः वे अपना पूरा साहस बटोर कर परिस्थिति का सामना कर रहे होते हैं। पूर्णविराम यह समझ भी आत्मविश्वास निर्माण का आधार बनती है। पूर्णविराम जहाँ खड़े हैं वहीं से साहस व समझ के साथ आगे बढ़ना इसका राजमार्ग समझ आता है। पूर्णविराम इस जीवन में जो जप, अल्पविराम तप, अल्पविराम योग, अल्पविराम ध्यान आदि के माध्यम से
इस अज्ञानता के प्रभा से बाहर निकल आए और स्वार्थ भाव से निकलकर आत्म भाव में स्थिर हो जाए, वे लोग इसी मानव शरीर में रहते हुए कई लोग बुद्ध बन गए, अल्पविराम कई लोग विवेकानंद बन गए, तो कई आचार्य शंकर बन गए। पूर्णराम, यह अवसर, यह मार्ग हमारे लिए भी सुलभ है। अगर हम चाहें तो हम भी उस परम स्थिति को, आनंद की, परमानंद की स्थिति में ले जा सकते हैं। पूर्णराम परचेंज। प्रत्यर्थी राजस्थान राज्य की ओर से विद्वान लोक अभियोजन द्वारा, विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी अभियुक्त के विरुद्ध आलोच्य निर्णयानुसार की गई दोष सिद्धि को साक्ष्य व तथ्यों के आधार पर आधारित होना प्रकट कर दंडादेश को अपराध के अनुकूल, उचित एवं न्यूनतम होना व्यक्त किया तथा आलोच्य निर्णय की पुष्टि कर अपील निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है। पूर्णराम, प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर न्यायालय द्वारा विचारण किया गया और मामला युक्ति युक्त संदेह से परे प्रमाणित पाया गया। पूर्णराम, अतः अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 का लाभ दिया जाना न्यायोचित है। पूर्णराम, स्टॉप। प्रस्तुत प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त दिनांक को न्यायालीन समय समाप्त होने के कारण गवाह को आगामी तिथि के लिए वारंट जारी किया गया था। इसलिए आगामी तिथि पर अभियोग न्यायालय में उपस्थित होगा। आवेदक अभियुक्त की ओर से निवेदन किया गया है कि पुलिस थाना कोतवाली द्वारा फरियादी की असत्य रिपोर्ट के आधार पर आवेदक के विरुद्ध असत्य प्रकरण अपराध क्रमांक 57 धारा 354, 323, 504 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत पंजीबद्ध कर लिया था, जिसमें आवेदक को पुलिस कोतवाली ने अनुसंधान पूर्ण होने पर अभियोग पत्र प्रस्तुत होने पर माननीय न्यायालय में उपस्थित होने का समन जारी किया था, किंतु उक्त प्रकरण में धारा 452 का इजाफा कर दिया गया है, जबकि आवेदक ने कोई ऐसा अपराध नहीं किया है, उसे झूठा फंसाया गया है, वह सर्वथा निर्दोष है। पूर्णराम, वास्तविक स्थिति यह है कि आवेदक समाचार पत्र में संवाददाता होकर काम करता है और उक्त प्रकरण की फरियादिया आवेदक के कार्यालय की पत्रकार बताकर अपने क्षेत्र में अवैध वसूली का काम कर रही थी। इस बात की जानकारी आवेदक को लगने व लोगों द्वारा आवेदक के पास शिकायत करने पर आवेदक द्वारा उक्त प्रकरण की फरियादिया से बात की गई थी और उक्त बात आवेदक द्वारा उसके वरिष्ठ अधिकारी को बताई गई थी। पूर्णराम,
इस बात से नाराज होकर आवेदक के विरोध असत्य कार्यवाही कराई गई है, जबकि अभियोजन कहानी व फरियादिया द्वारा लेख कराई गई रिपोर्ट के अनुसार आवेदक द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गई है। पूर्णाम फरियादिया द्वारा जिस दिनांक की घटना बताई गई है उस दिन आवेदक द्वारा कोई घटना घटित नहीं की गई है। पूर्णाम आवेदक को इस बात की जानकारी नहीं है कि फरियादिया किस स्थान पर निवास करती है। पूर्णाम आवेदक व वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अवैध वसूली की शिकायत थाने में करने की बात की गई तो फरियादिया द्वारा उक्त रिपोर्ट को असत्य घटना बनाकर की गई है, जबकि इस संबंध में पुलिस कोतवाली द्वारा कोई वैधानिक साक्ष्य एकत्रित न कर आवेदक को गलत रूप से प्रकरण में संलिप्त कर दिया गया है, जबकि आवेदक द्वारा ऐसा कोई अपराध नहीं किया गया है। पूर्णाम आवेदक अच्छे परिवार का होकर अपने परिवार का मुख्य कर्ता धरता है। पूर्णाम यदि वह न्यायिक अभिरक्षा में रहेगा तो उसका भावी जीवन बेकार हो जाएगा और उसकी मान प्रतिष्ठा भी खराब हो जाएगी व उसके परिवार का भरण पोषण करने वाला अन्य कोई नहीं है एवं प्रकरण के निराकरण में अनिश्चित समय लगने की संभावना है। पूर्णाम आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। उक्त प्रकरण में अनुसंधान भी पूर्ण हो चुका है। आवेदक से कोई जब्ती और शिनाख्ती की कार्यवाही नहीं होना है, अतः अभियुक्त को जमानत व मुचलके पर छोड़े जाने का निवेदन किया गया है। पूर्णविराम स्टॉप। प्रकरण में निर्णय पृथक से उल्लेखित करवाया जाकर खुले न्यायालय में उद्घोषित कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया। पूर्णविराम निर्णय अनुसार आरोपी को भारतीय दंड विधान की धारा 324 के आरोप से दोष मुक्त किया गया। पूर्णविराम आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किए जाते हैं। पूर्णविराम प्रकरण में एक जब्त शुदा एक लोहे का हथियार जिसमें लकड़ी का एक भाग लगा हुआ है अल्पविराम मूल्यहीन अपील अवधि पश्चात नष्ट किया जावे। पूर्णविराम प्रकरण में आगे अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे। पूर्णविराम आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 दंड प्रक्रिया संहिता का प्रमाण पत्र बनाया जावे। पूर्णविराम प्रकरण में परिणाम पृथक से दर्ज कर प्रकरण में व्यवस्थित कर समय अवधि में अभिलेखागार में जमा किया जावे। पूर्णविराम पहचान प्रस्तुत प्रकरण में परिवाद द्वारा प्रस्तुत किए गए परिवाद पत्र दस्तावेज एवं परिवाद के कथनों के अवलोकन के आधारों पर आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया धारा 138 के अपराध के लिए पर्याप्त आधार होता है। पूर्णविराम यदि धारा 190 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत उक्त अपराध का संज्ञान लिया जाता है और आरोपी के विरुद्ध परिवाद पर धारा 138 के अपराध का पंजीबद्ध करने का आदेश दिया जाता है
तो परिवादी द्वारा तलवाना में परिवाद पत्र की अनुज्ञा के पास करने पर आरोपी की उपस्थिति के लिए साधारण समन जारी किया जावे। यदि परिवादी चाहे तो वह नोटिस व तलवाना भी अदा कर सकता है। पूर्णविराम पहचान। प्रस्तुत प्रकरण में राजीनामा आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। पूर्णविराम राजीनामा स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप आरोपी को भारतीय दंड विधान की धारा 341 के आरोप से दोष मुक्त किया जाता है। पूर्णविराम शेष अभियुक्तों को भारतीय दंड विधान की धारा 324 समनीय न होने से उक्त धारा के अंतर्गत आरोपी के विरुद्ध विचारण जारी रखा जाता है। पूर्णविराम फरियादी को बाद में परीक्षण अल्प विराम प्रति परीक्षण से व्यक्त किया गया है। पूर्णविराम लोक अभियोजक द्वारा निवेदन किया गया कि प्रकरण के सभी महत्वपूर्ण साक्ष्यों के कथन हो चुके हैं तथा प्रकरण में राजीनामा भी हो गया है। पूर्णविराम अतः अभियोजन साक्ष्य का अवसर समाप्त कर दिया जावे। पूर्णविराम प्रकरण का अवलोकन किया गया। अल्प विराम अवलोकन उपरांत बाद विचार लोक अभियोजक के निवेदन पर अभियोजन साक्ष्य का अवसर समाप्त किया जाता है। पूर्णविराम प्रकरण में आए साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी गण का धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत परीक्षण किया जाना आवश्यक नहीं है। पूर्णविराम प्रकरण में आज ही अंतिम तर्क उल्लेखित किए गए हैं। पूर्णविराम इसके उपरांत प्रकरण में अभियुक्त पर कोई आरोप सिद्ध नहीं होता है। पूर्णविराम अतः प्रस्तुत प्रकरण में आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के अपराध से दोष मुक्त किया जाता है। पूर्णविराम स्टॉप। अभियुक्त व्यक्तियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ सपठित धारा 498 और भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ सपठित धारा 304 के अधीन आरोपित किया गया। पूर्णविराम अभियुक्त व्यक्तियों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपने कथनों में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी साक्ष्य से इनकार किया। अल्पविराम मिथ्या फंसाए जाने का दावा किया और निर्दोष होने का अभिवाक किया। पूर्णविराम विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के वृत्तांत का अवलंब लेकर उक्त दिनांक के निर्णय और आदेश द्वारा अभियुक्त व्यक्तियों को निम्न प्रकार से दोष सिद्ध किया। पूर्णविराम पहचान। अभियुक्त व्यक्तियों ने दोष सिद्धि और दंडादेश के ऊपर वर्णित आदेश से व्यथित होकर उच्च न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की। पूर्णविराम उच्च न्यायालय ने साक्ष्य का विश्लेषण करने पर इसे संगत और संपष्टीकारी पाया और तदनुसार विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोष सिद्धि के निर्णय और आदेश की आक्षेपित आदेश द्वारा पुष्टि की। पूर्णविराम उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश जिसमें सभी अभियुक्त व्यक्तियों की दोष सिद्धि और दंडादेश की पुष्टि की गई थी। अल्पविराम से व्यथित होकर मृतका के पति के भाई
अभियुक्त संख्या 3 ने यह अपील फाइल की है। पूर्ण विराम पहचान। अपीलार्थी अभियुक्त की ओर से विद्वान काउंसिल ने यह दलील दी कि किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने अभियोजन पक्ष के वृत्तांत का समर्थन नहीं किया। पूर्ण विराम। यह भी दलील दी गई कि अभियोजन पक्ष के वृत्तांत में अस्पष्ट अभिकथन समाविष्ट है और साक्ष्य द्वारा सिद्ध नहीं होता है। पूर्ण विराम। मृतका के पति अभियुक्त संख्या 1 के संपूर्ण परिवार को इस मामले में आलिप्त किया गया है। पूर्ण विराम। इस प्रकार अपीलार्थी अभियुक्त की दोष सिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है। पूर्ण विराम। दूसरी ओर प्रत्यर्थी राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान काउंसिल ने समवर्ती दोष सिद्धि के तथ्य पर जोर दिया और यह दलील दी कि अपीलार्थी अभियुक्त की सदोषता को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य विद्यमान हैं। पूर्ण विराम। पक्षकारों के विद्वान काउंसिलों को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया। पूर्ण विराम पहचान। प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन पक्ष के वृत्तांत के अनुसार अपीलार्थी अभियुक्त की भूमिका विदाई समारोह के समय पर 10 लाख रुपए के दहेज की मांग करने और तत्पश्चात इस रकम का संदाय न करने पर मृतका को तंग करने तक सीमित है। पूर्ण विराम। उच्च न्यायालय ने दहेज के लिए तंग करने के तथ्य को कायम रखने के लिए अभियोजन साक्षी 7 अल्पविराम अभियोजन साक्षी 8 अल्पविराम अभियोजन साक्षी 9 और अभियोजन साक्षी 10 के परिसाक्ष्यों का अवलंब लिया था। पूर्ण विराम। इसके उपरांत न्यायाधीश ने अभियुक्त को 7 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है। पूर्ण विराम। स्टॉप। अभियोजन प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार फरियादी ने देहाती नालसी के रूप में घटना की रिपोर्ट इस आशय की लेख कराई कि उक्त दिनांक को पंच सरपंच जिला एवं जनपद पंचायत प्रत्याशी हेतु मतदान संपन्न हुआ। पूर्ण विराम। मतगणना परिणाम भी शाम के करीब 4 बजे सभी मतगणना अभिकर्ताओं को दे दिया गया। पूर्ण विराम। शाम 4 बजे के बाद मतदान केंद्र के बाहर कुछ लोग आए और बाहर बैठे पुलिस जवानों से अंदर घुसने के लिए जबरदस्ती करने लगे। पूर्ण विराम। जिस कमरे में मतदान दल अपना काम कर रहा था उसमें भीतर दरवाजे में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम न होने के कारण वे लोग उसमें धक्का देकर अंदर आना चाहते थे, परंतु पूरे समय मतदान दल द्वारा दरवाजे को अंदर से दबाकर रखा गया। पूर्ण विराम। उसके बाद दूसरे दरवाजे से एक मत होकर अंदर करीब 50-60 व्यक्तियों का
जो समूह था उनमें से 15-20 लोग अंदर जबरदस्ती प्रवेश कर गए तथा चुनाव संपन्न कराने वाली तीनों मशीनों को लूटकर धक्का मुक्की देकर भाग गए। पूर्णराम अभियुक्त के द्वारा दी गई जानकारी पर पता लगा कि सरपंच पद का हारा हुआ प्रत्याशी अभियोजन साक्षी 2 एवं उसके साथी अभियोजन साक्षी 3 अल्पविराम अभियोजन साक्षी 5 हैं। पूर्णनाम उनके साथ करीब 40 से 50 अन्य लोग भी थे जिन्होंने एकमत होकर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई। पूर्णनाम शासकीय कार्य पर तैनात पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की की तथा संयुक्त रूप से लूट की घटना को अंजाम दिया गया। पूर्णराम घटना के समय मतदान दल के कर्मचारी भी मौजूद थे। पूर्णराम उक्त देहाती नालसी के आधार पर अभियुक्त गण के विरुद्ध थाने पर अपराध क्रमांक 59 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। पूर्णराम विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया और आरोपी गण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया। पूर्णराम परिचिन प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त को अभियोजन ने पक्ष विरोधी घोषित कर दिया है और पक्ष विरोधी घोषित करने के उपरांत इस साक्षी ने यह कथन दिया है कि उसने जानकारी लेकर पता किया था तो पता चला था कि सरपंच पद का हारा हुआ प्रत्याशी व उसके साथी गण हैं और ये सब घटना कारित करने में शामिल थे। उन्होंने शासकीय कार्य में लगातार बाधा पहुंचाई। पूर्णराम वह न्यायालय में उपस्थित आरोपी गण का नाम व पता नहीं बता सकता। पूर्णराम इस साक्षी के कथन से अभियोजन को कोई सहायता नहीं मिलती है क्योंकि यह साक्षी आरोपी गण को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता और अभियोजन साक्षी 6 से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी गण द्वारा अपराध किया जाना बता रहा है। पूर्णराम अतः उक्त प्रकरण में आरोपी को उक्त मामले में दोष मुक्त किया जाता है। पूर्णनाम स्टॉप। प्रस्तुत प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि घटना दिनांक को भी एक पत्र संबंधित थाना प्रभारी को जारी कर पुनः साक्षी गण की उपस्थिति हेतु लिखा गया था, परंतु उसके उपरांत भी साक्षी गण उपस्थित नहीं हुए तथा उक्त दिनांक को भी इस आशय की तस्दीक प्राप्त हुई थी कि साक्षी को सूचना दी गई है। पूर्णराम इसके उपरांत भी साक्षी उपस्थित नहीं हुआ। साक्षी का वारंट जारी होने पर भी उसे गिरफ्तार कर प्रस्तुत नहीं किया गया है। पूर्णराम अतः पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद भी जब साक्षी गण की उपस्थिति अल्पविराम तामीली करता
अभिकरण सुनिश्चित नहीं की गई है, तब इस न्यायालय द्वारा अभियोजन के साक्षी का अवसर समाप्त किया गया है। पूर्णविराम। अतः अभियोजन की साक्ष्य सूची में उल्लेखित अन्य प्रत्यक्ष साक्षी गण के कथन उक्त कारण से अभिलिखित नहीं किए जा सके हैं। पूर्णविराम प्राचीन। अभियोजन की ओर से साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न किए गए, किंतु सूचक प्रश्नों में वह अपने पूर्वोक्त कथनों पर स्थिर रहते हुए अभियोजन कहानी की पुष्टि नहीं करता है। पूर्णविराम। साक्षी ने पुलिस रिपोर्ट एवं पुलिस कथन में अभियुक्त गण द्वारा जाति सूचक गालियां देने से इनकार किया है। पूर्णविराम। यह भी स्वीकार किया है कि उसका अभियुक्त से न्यायालय के बाहर राजीनामा हो गया है, किंतु इस तथ्य से इनकार किया है कि राजीनामा हो जाने के कारण वह असत्य कथन कर रहा है। पूर्णविराम प्राचीन। वादी की ओर से आज ही एक आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 14 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वह प्रकरण में विक्रय पत्र प्रस्तुत करना चाहता है। पूर्णविराम। उक्त आवेदन पत्र की प्रति प्रतिवादी को प्रदान की गई। पूर्णविराम। प्रतिवादी द्वारा उक्त आवेदन पत्र का मौखिक जवाब दिया गया तथा उक्त आवेदन पत्र का मौखिक विरोध किया गया। पूर्णविराम। उक्त आवेदन पत्र पर उभय पक्ष के तर्क सुने गए। पूर्णविराम। वादी ने उक्त आवेदन के माध्यम से विक्रय पत्र को रिकॉर्ड पर लेने की अनुमति चाही है। पूर्णविराम। प्रकरण आज निर्णय हेतु नियत है, किंतु वादी द्वारा उक्त आवेदन पत्र निर्णय की कगार पर प्रस्तुत किया गया है। पूर्णविराम प्राचीन। प्रकरण में पूर्वोक्त वर्णित कारणों से इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि अभियोजन अभियुक्त गण पर लगाए गए आरोपों को प्रमाणित करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है। पूर्णविराम। अतः धारा 232 दंड प्रक्रिया संहिता में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभियुक्त को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1984 की उपधारा 3 के अपराध से दोष मुक्त किया जाता है। पूर्णविराम। अभियुक्त गण की उपस्थिति के संदर्भ में प्रस्तुत की गई प्रतिभूति और उनके व्यक्तिगत बंधपत्र प्रभाव से उन्मुक्त किए जाते हैं। पूर्णविराम। स्टॉप। प्रस्तुत प्रकरण में अभिनिर्धारित भारतीय दंड संहिता की धारा 361 के परिशीलन से यह दर्शित होता है कि यह आवश्यक है कि बालक की अवस्था जो लड़कों के लिए 16 वर्ष है और लड़कियों के लिए 18 वर्ष है और विधिपूर्ण संरक्षक की देख रेख सिद्ध करने के अतिरिक्त बहकाने या साथ ले जाने का कृत्य होना चाहिए। पूर्णविराम। ऐसा बहकाना प्रत्यक्ष या समय के हिसाब से तत्काल होना आवश्यक नहीं है और यह किसी लड़की के प्रति इसने दिखाकर मोहित कर लेने जैसे चालाकी भरे कार्यों के द्वारा भी किया जा सकता है। पूर्णविराम। अपीलार्थी ने अनजाने में अपनी सादोषता को स्वीकार किया था। पूर्णविराम।
पीड़िता उसकी अभिरक्षा से बरामद होने के अतिरिक्त अल्पविराम अपीलार्थी ने उसके साथ विवाह करने का आशय होने की बात स्वीकार की थी। पूर्णविराम यद्यपि पीड़िता का अभिसाक्ष्य यह है कि उसे उसके माता पिता की अभिरक्षा से बलपूर्वक ले जाया गया था। पूर्णविराम यह संभवतः बाद में किया गया एक सुधार हो सकता है, किंतु अनेक साक्ष्यों के परिसाक्ष्यों से बहकाकर ले जाने का स्पष्ट मामला सिद्ध होता है। पूर्णविराम अभिलेख पर आए साक्ष्य से भी असंदिग्ध रूप से यह सुझाव मिलता है कि अपीलार्थी ने अभियुक्ति को अपने साथ ले जाने हेतु एक समुचित स्थान पर पहुंचने के लिए उत्प्रेरित किया था। पूर्णविराम परिचय। प्रस्तुत मामले में सभी कानूनी बारीकियों की छानबीन के पश्चात अपीलार्थी यह प्रतिपादित करने में असफल रहा है कि व्यपहरण के संघटक कैसे सिद्ध नहीं होते हैं। पूर्णविराम उसकी मुख्य दलील यह प्रतीत होती है कि उनके बीच सहमति जन्य संबंध को देखते हुए अभियुक्ति नीलम स्वेच्छा से उसके संपर्क में आई थी। पूर्णविराम इस न्यायालय की राय में ऐसे अभिवाक को कानून की असंदिग्ध भाषा पर विचार करते हुए स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभियुक्ति स्वीकृत रूप से 18 वर्ष से कम आयु की थी। पूर्णविराम ऊपर यथा एवं सुसंगत विधिक उपबंधों के परिशीलन मात्र से यह दर्शित होता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 361 के प्रयोजनों के लिए सम्मति अतात्विक है। पूर्णविराम वास्तव में जैसा कि भारतीय दंड संहिता में विभिन्न अन्य उपबंधों और भारतीय संविदा अधिनियम 1872 जैसी अन्य विधियों से स्पष्ट होता है कि विधि पूर्ण सम्मति देने के लिए सभी साक्ष्य असमर्थ समझे जाते हैं। पूर्णविराम इस धारा में किसी भी शारीरिक सुरक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण विनिश्चय करने का सामर्थ्य लड़की के संरक्षकों को दिया गया है। पूर्णविराम ऐसा करना व्यपहरण के अपराध के संरक्षात्मक तत्व को गुप्त रूप से निर्बल करने की कोटि में आएगा। पूर्णविराम इस आधार पर किसी भी अभियुक्त को दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता है। पूर्णविराम स्टॉप।